हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइसली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का थर्ड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। लेट्स स्टार्ट। तो हमारी थर्ड चैप्टर है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या है और उनका यूज़ कैसे। पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, नंबर पैटर्न्स जो हमने निकाले थे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक पैटर्न दिया 5, 10, 15, 20 जो कि अलजेब्रिक फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, अब हम इसको अलजेब्रिक फॉर्म में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं, हमें पता चल रहा है कि ये 5 की टेबल चल रही है। 5 1 5, 5 2 10। अब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये हो गया प्लेस ऑफ नंबर, हम उसको n ले लेते हैं टर्म्स को, और फिर ये हमारा फॉर्मूला हो गया 5n। तो यहाँ पे निकाला गया है n इज इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट टर्म के लिए 5, सेकेंड टर्म के लिए 10 और थर्ड टर्म के लिए 15। ऐसे ही हमें यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है, ये है 4, 7, 10, 13, 16। ये भी हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला हम ले सकते हैं 3p+1, जहाँ पे कि p है प्लेस ऑफ नंबर की, हम कोई भी प्लेस निकाल सकते हैं जो भी बोली गई होगी इस फॉर्मूले के थ्रू पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए। बिकॉज 3 1 3 +1 4, 3 2 6 +1 7, 3 3 9 +1 10, 3 4 12 +1 13, 3 5 15 +1 16। तो ये ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमने यूज़ किया ना टर्म्स एन और पी, ये जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करे हैं, इनकी वैल्यू कोई भी फिक्स नहीं है, तो इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं कोई ना कोई नंबर, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम वेरिएबल किसे कहते हैं, an alphabet or a symbol which does not have any fixed value but may be assigned any numerical value according to the requirement। वो अल्फ़ाबेट या वो सिंबल जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, लेकिन उसको कोई भी नंबर वैल्यू दी जा सकती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि क्वेश्चन क्या है या क्या रिक्वायरमेंट है या क्या बोला गया है, कौन सी टर्म निकालनी है। तो हम उसे ऐसे अल्फ़ाबेट और सिंबल को हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या हो गए, जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, लेकिन और जिनको कि हम अल्फ़ाबेट से शो करते हैं और इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक 1 2 एनी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टेंट्स। क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं वेरिएबल ना खाली अलोन सफिशिएंट नहीं होते कि वो कोई भी एक्सप्रेस कर सके किसी भी क्वांटिटी को। तो हमने जैसे कि ऊपर जो पैटर्न्स पढ़े, अभी 2 एग्जांपल जो मैंने बताए थे, तो उसमें फर्स्ट था 5n, जिसमें कि n हमारा वेरिएबल था और न्यूमेरिकल वैल्यू 5 थी। और नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल पढ़ा था वो था 3p+1, उसमें हमारा पैटर्न का फॉर्मूला बन रहा था ये, जिसमें कि हमारा वेरिएबल p था और नंबर्स थे 3 और 1। तो ये जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है इन दोनों क्वेश्चंस में, इन दोनों टर्म्स में, एक्सप्रेशंस में, 5n और 3p+1 में, ये जो हमारे पास टर्म नंबर्स हैं 5 3 1, इनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स हो गए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और वेरिएबल्स हो गए अल्फ़ाबेटिकल्स या सिंबल्स। यूज़ क्या है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का। फर्स्ट यूज़ है टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टेटमेंट है एडिंग 8 टू अ नंबर। अब हमें नंबर कौन सा ये नहीं पता, तो हम अ नंबर को एज अ वेरिएबल शो कर सकते हैं और ऐड 8 करना है किसी भी वेरिएबल में, तो x+8, जिसमें से कि वेरिएबल होगा हमारा x और कांस्टेंट होगा हमारा 8। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम अ नंबर। अब कोई भी नंबर है लेकिन कौन सा नंबर है एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम अ नंबर को ले लेंगे वेरिएबल और उसको हम फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। फ्रॉम है, इट मीन्स नंबर से हो रही है, तो वेरिएबल पहले आ जाएगा y-7, जिसमें से कि y हमारा वेरिएबल है एंड -7 हमारा कांस्टेंट है। ये बात याद रखना कि कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो जो कांस्टेंट होगा उसके आगे जो वैल्यू है प्लस है या माइनस, हमेशा वो ज़रूर लिखी जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं मल्टीप्लाइंग अ नंबर टू 6। तो 6p, अ नंबर हो गया p वेरिएबल और 6 है ही।
डिवाइडिंग अ नंबर बाय 3, अब नंबर कौन सा हमें नहीं पता तो हमने उसको ए अल्फ़ाबेट से एक्सप्रेस कर दिया वेरिएबल को, डिवाइड बाय 3, जहाँ पे कि ए हमारा वेरिएबल है, 3 हमारा कांस्टेंट है। नेक्स्ट है टेकिंग अवे 2 फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, 5 टाइम्स अ नंबर मतलब कोई भी वेरिएबल ले लो, 5x 5t 5y, इन्होंने 5t ले लिया, उसमें से हम 2 को माइनस कर रहे हैं, टेकिंग अवे 2 निकाल रहे हैं, 2 को हम उससे दूर ले जा रहे हैं, तो 5t माइनस 2, जिसमें से कि हमारा t वेरिएबल है, 5 हमारा कांस्टेंट है एंड 2 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे -2 हमारा कांस्टेंट है। नेक्स्ट इसका यूज है टू रिप्रेजेंट जनरलाइज्ड फॉर्म अ नंबर पैटर्न, अब हमें जनरलाइज्ड फॉर्म रिप्रेजेंट करनी है किसी भी नंबर पैटर्न की, तो ये हमारा एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ शर्ट्स दी हुई है हमें 1 2 3 4 5 और फिर बहुत सो ऑन करके हमें एक m नंबर ऑफ शर्ट दी है जो कि हमें पता ही नहीं है कौन से नंबर की है। फिर है कॉस्ट ऑफ शर्ट, अब एक शर्ट है 300 रुपये की, 2 शर्ट है 600 की, तो ये हमें ऐसे दिया हुआ है, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो m शर्ट है ये 300m है, 300m कैसे है कि हमें वैल्यू तो पता नहीं है, अगर एक शर्ट की कॉस्ट 300 है तो कितनी भी शर्ट होगी उसको हम 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारी टोटल वैल्यू आ जाए उस चीज़ की, तो फॉर्मूला बन गया कॉस्ट ऑफ शर्ट्स इज इक्वल्स टू 300m। अब जहाँ पे कि m हमारा नंबर ऑफ शर्ट्स है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट है हमारा 300 और वेरिएबल है m, तो ये हमने रिप्रेजेंट किया जनरलाइज्ड फॉर्म के थ्रू। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल आता है टू रिप्रेजेंट फॉर्मूला ऑफ 2D एंड 3D फिगर्स, कि हम रिप्रेजेंट करें कोई भी फॉर्मूला 2D और 3D फिगर्स को लेके। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a, अब ये जो a है ये हमने एक वेरिएबल लिया है, कोई भी लेंथ हो सकती है, कोई भी साइड हो सकती है स्क्वायर की, तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट हो गया 4, वेरिएबल हो गया a, क्योंकि कांस्टेंट हमारे होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज, वेरिएबल्स होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स या सिंबल्स जो भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 2πr, ठीक है, वेयर पाई इज इक्वल्स टू 3.14, या फिर एंड रेडियस एंड आर को हमने रिप्रेजेंट किया वेरिएबल के थ्रू, रेडियस ऑफ सर्कल के थ्रू, रेडियस ऑफ सर्कल को हमने वेरिएबल के फॉर्म में शो किया बिकॉज हमें पता नहीं है कि क्या रेडियस है, तो यहाँ पे 2 हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो 2 कांस्टेंट आ गया। पाई की अगर यहाँ पे लिखा भी नहीं होता ना कि पाई की वैल्यू ये है, तो हमें पता है कि पाई की वैल्यू या तो 22/7 होती है या 3.14 एंड सो ऑन होती है, तो इट मीन्स पाई भी न्यूमेरिक्स में है, न्यूमरल्स में है, तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारा पाई होगा एंड आर रेडियस हमें दी नहीं गई तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया वेरिएबल से, तो यहाँ पे हमारा आर हो गया वेरिएबल। नेक्स्ट आते हैं हम टू रिप्रेजेंट सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ, कि हमें रिप्रेजेंट करनी है डेली लाइफ की सिचुएशंस। नेक्स्ट यूज ये है, तो एग्जांपल देख लेते हैं, एज ऑफ श्रेया इज़ 5 years, श्रेया की एज 5 साल है, लेकिन मोर देन हर ब्रदर हरगुन, लेकिन वो किससे मोर देन हर ब्रदर मतलब उसका जो भाई है उससे 5 साल ज़्यादा है, तो श्रेया को हमने एस से डिनोट किया है, उसके ब्रदर को हमने एच से। अब श्रेया की एज है 5 मोर देन हर ब्रदर, तो श्रेया की एज किसके इक्वल होगी, हरगुन से 5 साल ज़्यादा, मतलब हरगुन प्लस 5, तो हम इसको लिख सकते हैं एस इज इक्वल्स टू एच प्लस 5, जहाँ पे ही हमने वेरिएबल लिया है एच और 5 हमारा है कांस्टेंट, तो ये हमने रिप्रेजेंट की सिचुएशन डेली लाइफ से रिलेटेड। नेक्स्ट है इसका यूज टू रिप्रेजेंट एल्जेब्रिक फॉर्मूला, कोई भी एल्जेब्रिक फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि एक आइडेंटिटी है ये a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, ये हमेशा सच होता है। तो यहाँ पे अब हमें क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन है 11 स्क्वायर, तो 11 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में 10 प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी लगा देंगे, ए स्क्वायर है हमारा 10 स्क्वायर, 2 इंटू ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 1 एंड प्लस बी स्क्वायर तो 1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 10 जा 100, 2 10 जा 20 इंटू 1 20 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, तो 100 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 121, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 इंटू 11, तो ये हमने रिप्रेजेंट किया एल्जेब्रिक फॉर्मूला को।
नेक्स्ट यूज है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का टू रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स इन अरिथमेटिक, कि हम रिप्रेजेंट कर सके प्रॉपर्टीज को, नंबर्स की प्रॉपर्टीज को अरिथमेटिक में। जैसे कि एक एग्जांपल है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या होती है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, जहाँ पे कि a और b हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि a की वैल्यू 5 है एंड हमारी b की वैल्यू है 4, तो 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5, 5 प्लस 4 भी 9 आएगा और हमारा 4 प्लस 5 भी 9 आएगा। इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है। इट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू है कि ऐसा होता है। तो हमने ये रिप्रेजेंट किया है अरिथमेटिक वे में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के थ्रू। आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अलजेब्रा और अरिथमेटिक में रिलेशन क्या है, ये आपका 3 मार्क्स में आता है। तो आप ये तीनों प्रॉपर्टीज़ याद करके या फिर एक ही प्रॉपर्टी के कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे के एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी 4 और 5 का एग्जाम्पल दिया। ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है 2017 के पेपर में। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, कि मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में एडिशन भी है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे कि हमारा ए बी सी 3 नेचुरल नंबर्स है जिनकी वैल्यू नहीं है। ए बी सी हमारे वेरिएबल्स हैं कि इनकी कोई भी वैल्यू होगी तो ये हमेशा यही आंसर आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये आप क्वेश्चन नोटबुक में सॉल्व करके देख लेना, बाकी मैं अभी आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, बी की वैल्यू हम ले लेते हैं 3 एंड सी की वैल्यू हम ले लेते हैं 1। तो 2 इंटू 3 प्लस 1 क्या होगा, 3 प्लस 1 हो गया 4। इट मीन्स 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8, मतलब हमारा LHS आया है आंसर 8। अब ए की वैल्यू थी 2, बी की वैल्यू थी 3 एंड सी की वैल्यू थी 1। अब हम यहाँ पे ए कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 6 प्लस 2 हो गया 8। अब हमारा LHS में भी 8 आया था, RHS में भी 8, तो ये दोनों LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया है अलजेब्रा को अरिथमेटिक वे में, कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स का ये भी एक यूज़ है कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको अरिथमेटिक वे में। नेक्स्ट आता है हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है 3 मार्क्स में या आपका ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये चारों करेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स की। तो करेक्टरिस्टिक्स हैं, अ वेरिएबल हैज़ नो फिक्स्ड वैल्यू, कि एक वेरिएबल की कभी भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। द लेटर्स X, Y, Z, A, B, C, P, Q, R etc. are usually used to represent variables। यही लेटर्स ऑलमोस्ट अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स ही हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को, यूज़ किया जाता है उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑल रियल नंबर्स 1, 5, 17 एक्सेट्रा रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट्स, सभी रियल नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टेंट्स को, फिर वो चाहे कोई भी नंबर हो। Algebraic expressions are formed using combinations of variable and constants। जो algebraic expressions है वो फॉर्म होते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को ही कंबाइन करके। कभी भी एक ही चीज़ से algebraic एक्सप्रेशन नहीं बनेगा, उसके लिए हमें एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स भी चाहिए और न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी चाहिए, तभी वो फॉर्म होगा। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल एनी एक्टिविटीज़ टू टीच वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, की कोई भी एक्टिविटी लिखो जिससे कि तुम टीच करोगे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा 4 से 5 मार्क्स में आता ही है। तो एक एक्टिविटी मैंने लिखी हुई है, ये हम देख सकते हैं स्लिप एक्टिविटी। कि क्लास में आपने कोई भी गेम खिला दिया, तो इसमें क्या होता है, टीचर विल मेक स्लिप्स राइटिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। टीचर ना 2 कलर की स्लिप्स लेंगी, ब्लू कलर की और वाइट कलर की, जिसमें से कि ब्लू कलर की स्लिप्स पे तो वो लिख देगी अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस और दूसरे पे लिख देगी वाइट वाली स्लिप्स पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। तो वो ना टीचर क्या करेगी, जिस पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो अपने पास रख लेगी जो कि वाइट स्लिप्स हैं, और बच्चों में एक एक बच्चे को एक एक स्लिप डिस्ट्रीब्यूट कर देगी ब्लू स्लिप्स जिन पे कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं।
फिर टीचर बोलेगी कि आप सभी को ओपन करना है वो, फिर टीचर ना 1 बाय 1 एक वाइट स्लिप को ओपन करेगी। देन उसमें जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी वो क्लास में बहुत तेज़ उसको रीड आउट करेगी सो दैट सब बच्चों को सुनाई दे। फिर जिस भी बच्चे के पास उसका आंसर होगा, जो भी स्लिप होगी मैथमेटिकल स्टेटमेंट की, आंसर की, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमने बच्चों को स्लिप्स में लिख के दिया, उनमें से जिसके पास भी उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का आंसर होगा वो अपना हाथ उठाएगा और बताएगा। तो ऐसे बच्चों को और फिर जब वो बता देगा कि मैम ये आंसर है, फिर उसे साथ में बताना है कि उसमें वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है। तो इससे बच्चों की फन गेम भी हो जाएगा, बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे, एक्टिविटी भी हो जाएगी और बच्चों को समझ भी आ जाएगा। तो ये एग्जांपल्स है कि जैसे टीचर ने बोला एडिंग 4 टू अ नंबर, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो एक बच्चे स्टूडेंट एक्स के पास आई, स्टूडेंट नंबर 13 के पास ये स्लिप आई y+4, तो वो बताएगा कि मैम आपने जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोली है उसका आंसर है y+4, जिसमें से कि y वेरिएबल और 4 कांस्टेंट है। ऐसी एक और एग्जांपल, टीचर ने बोला अ नंबर मल्टीपल ऑफ 5, तो एक स्टूडेंट नंबर 36 के पास है ये वाली स्लिप 5p, तो वो बताएगा मैम आपने जो क्वेश्चन बताया उसकी स्लिप मेरे पास है, उसका आंसर होगा 5p, जिसमें से कि p वेरिएबल है एंड 5 कांस्टेंट है। इसके अलावा हम एक और एक्टिविटी देख सकते हैं समझाने के लिए, जो कि है स्टिक एक्टिविटी। इसको आप कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स को समझाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एंड कई बार पूछा जाता है नंबर पैटर्न्स को भी समझाओ, तो आप उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए ये वाली एक्टिविटी को यूज़ कर सकते हो। तो इसमें हमने क्या क्या मटेरियल लिया, पेपर, फेविकॉल, स्टिक्स। इसका एम क्या है कि हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी नंबर ऑफ स्टिक्स फॉर्म हो रही है इतने स्क्वायर्स को बनाने के लिए यूजिंग कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कोई भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो सकते हैं। तो अब हमें पता है स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, तो एक स्क्वायर को बनाने के लिए 4 स्टिक्स यूज हुई, तो एक टीचर पेस्ट अप कर देगी एक शीट पे 4 स्टिक्स स्क्वायर फॉर्म में। देन टीचर एक और स्क्वायर बनाएगी, 2 स्क्वायर्स फॉर्म अप करेगी, तो टीचर ने 7 स्टिक्स का यूज़ किया। फिर टीचर ने अगले में 10 स्टिक्स का यूज़ किया 3 स्क्वायर्स बनाने के लिए। तो बच्चे ये पैटर्न नोटिस कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे, टीचर भी बताएगी उन्हें फॉर्मूला, जो कि होगा 3a+1, कि आप जितना भी नंबर बढ़ाते जा रहे हो, जितने भी स्क्वायर्स बनाओगे वो हो जाएगा आपका a। इट मीन्स वेरिएबल है यहाँ पे a, कि a जहाँ पे कि a इज टू होगा कि आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने या फिर प्लेस ऑफ नंबर। तो अब स्टूडेंट्स वेरीफाई करेंगे फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स को, तो उनका आंसर ट्रू आएगा। उसके बाद टीचर बोले अब आपको 5 स्क्वायर्स फॉर्म करने हैं स्टिक्स के थ्रू एंड 9 स्क्वायर्स, और आपको फिर बताना है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स बताने हैं उसके अंदर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर डिराइव करो। तो बच्चे करेंगे फिर 5 स्टिक्स का यूज़ करते हुए, 5 स्क्वायर्स को बनाएंगे वो, फिर वो देखेंगे 16 स्टिक्स आ गए, देन वो वेरीफाई करेंगे क्या वो फॉर्मूला सही है। देन वो 9 स्क्वायर्स बनाएंगे, फिर वो वेरीफाई करेंगे कि क्या वो फॉर्मूला सही है। मतलब 5 स्क्वायर्स के लिए यूज़ हुई 16 स्टिक्स, 9 स्क्वायर्स के लिए यूज़ हुई 28 स्टिक्स। तो यहाँ पे ये एक फ़न एक्टिविटी होगी, पूरे क्लास में बच्चे इंजॉय करेंगे कि स्टिक्स को वो तोड़ तोड़ के लगा रहे हैं। वो मैच स्टिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरी एक्टिविटी हो गई। बाकी आप बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते हो कि पास द बॉल, आप लोग बॉल पास अप करो और फिर क्वेश्चन पूछ लो, या फिर आप टीम गेम करा सकते हो कि जिस भी जो लाइक 4 लाइन्स है तो आप उनको डिवाइड कर सकते हो, फिर बच्चों को बोलो कि आपकी टीम को मार्क्स मिलेंगे, और जिस बच्चे ने एक बार आंसर दे दिया वो दोबारा नहीं आ सकता उस टीम से। तो ऐसे आप फन गेम्स प्ले करा सकते हो क्लास में, एक्टिविटीज़ में भी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय all the 4 fundamental operations of mathematics, which are addition, subtraction, multiplication and division, is called an algebraic expression. algebraic expression वो होता है एक कॉम्बिनेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का, जो कि किसी ना किसी थ्रू से कनेक्ट हो रखे हैं आपस में। वो एडिशन के थ्रू हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के थ्रू, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू या डिवीजन के थ्रू। जब वो आपस में कनेक्ट हैं चारों के थ्रू अलग अलग या किसी भी एक के थ्रू, तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं। एग्जांपल में देख लो 3p मल्टीप्लिकेशन है, 7a-2 सब्ट्रैक्शन है, m/3 - 5 डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों है।
एक्स प्लस वाई एडिशन है, एक्स प्लस वाई माइनस वन सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी। तो ये सब हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब इनको ना अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो भी डिपेंड करते हैं कि उनकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अब टर्म्स क्या होती है? द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द साइन प्लस और माइनस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। ये टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन होती है जिनको कि सेपरेट कर दिया जाता है प्लस या माइनस के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई बाई टू है, यहाँ पे ये एक ही टर्म है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्लस का साइन है। जब कोई साइन नहीं होता इट मीन्स ये पॉजिटिव है, ये एक्सप्रेशन है। तो नंबर ऑफ टर्म्स होगी इसमें वन, और नेम ऑफ टर्म क्या हुआ? एक्स वाई बाई टू, जिसमें कि वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स क्या है? वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई और कॉन्स्टेंट है वन बाय टू। नेक्स्ट है हमारा -3m। अब हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म एक ही है, अब नेम ऑफ टर्म क्या है? -3m, जिसमें से कि वेरिएबल है m एंड कांस्टेंट है -3। ऐसी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, x माइनस 2y प्लस 3xy। यहाँ पे हमारी 3 टर्म्स है, क्यों? क्योंकि ये सेपरेट हो गई, x अलग रह गया, माइनस आने की वजह से ये टर्म सेपरेट हो गई, प्लस आने की वजह से ये थर्ड टर्म सेपरेट हो गई। तो नेम ऑफ टर्म्स क्या है? x -2y 3xy। इसमें अब अलग अलग कॉन्स्टेंट निकालेंगे एंड वेरिएबल्स। x के साथ वेरिएबल है x एंड 1, y के साथ वेरिएबल y वेरिएबल है एंड -2 कांस्टेंट है। इस टर्म के लिए वेरिएबल्स है x एंड y और कांस्टेंट है हमारा 3। जो साइन किसी भी टर्म के आगे लगा होता है वो खुद एक टर्म का पार्ट ही होता है, वो टर्म इटसेल्फ होती है। अब हमें टाइप्स बताने हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 4 टाइप्स होते हैं मेनली। फर्स्ट है मोनोमियल, जिसमें कि एक ही टर्म होती है। सेकंड है बाइनोमियल, जिसमें कि 2 टर्म्स होती है। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल, जिसमें कि 3 टर्म्स होती हैं। और अगर जब 3 से ज़्यादा टर्म्स आ जाती है उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं मोनोमियल का। 2x एक ही टर्म है, -100y एक ही टर्म है। बाइनोमियल में n-8 दो टर्म हो गई, t+25 टू टर्म्स हो गई, t अलग 25 अलग। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स है तो x प्लस वाई प्लस जेड ये अलग अलग टर्म्स हो गई। p-3q प्लस 5 p-3q एंड 5 ये तीनों अलग अलग टर्म्स हो गई। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स में अगर यहाँ पे होता x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए मतलब फोर्थ टर्म आ गई, या अगर उसमें 5 होते हैं p-3q प्लस 5 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो पॉलिनोमियल होता। नेक्स्ट हम आते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स इन टर्म। ईच टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स, की हर टर्म एक एक्सप्रेशन की फैक्टर्स को कंसिस्ट करती है। फैक्टर्स वेरिएबल भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। तो एक्सप्रेशन है 3xy, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है सिर्फ 1, तो टर्म का नेम लिखेंगे। अब फैक्टर्स क्या है? 3, x, y, मतलब जितने भी उसमें चीज़ आ रही है, चाहे वो वेरिएबल हो कॉन्स्टेंट हो, इसमें हम कुछ अलग नहीं करते, सिंपली लिख देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 2pq -5, अब 2pq एक टर्म है, -5 एक टर्म है, तो ये 2 टर्म्स हो गई, इनके नेम्स लिख दिए। तो फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स क्या है? 2pq, -5 का फैक्टर क्या है? -5। और यहाँ पे वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स देखें तो -5 का कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है -5, इधर वेरिएबल्स हैं pq एंड यहाँ पे आ गया 2 हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट फैक्टर को हम न्यूमेरिकल फैक्टर भी कहते हैं। अब आता है कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म। कोई भी टर्म का कोएफिशिएंट क्या होता है? जो भी न्यूमेरिकल फैक्टर होगा वो कोई भी टर्म का हो जाएगा कोएफिशिएंट। जैसे कि 3xy, तो इसमें पूछ सकते हैं xy का कोएफिशिएंट क्या हुआ? 3, y का कोएफिशिएंट हुआ 3x और x का कोएफिशिएंट हुआ 3y। मतलब उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ज़रूर आनी चाहिए, सिर्फ तुम ये नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे खाली xy होता तो y का कांस्टेंट होता x, और अगर x का कोएफिशिएंट पूछते तो होता y। जैसे नेक्स्ट है -ab/2, तो कोएफिशिएंट ऑफ ab हो जाएगा -1/2, a का हो जाएगा -b/2, b का हो जाएगा -a/2। मतलब कोई भी टर्म है उसके हमें जो भी डिजिट बच रहे हैं उसको वो उसका कोएफिशिएंट है, फिर वो चाहे उसके आगे का डिजिट हो या पीछे का डिजिट हो। नेक्स्ट आता है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं? जिन भी टर्म्स का सेम वेरिएबल फैक्टर होता है, मतलब बहुत सारे टर्म्स और उनका सेम वेरिएबल फैक्टर है,
तो वो होगी लाइक टर्म्स, और जिन टर्म्स का सेम वेरिएबल फैक्टर नहीं है वो होगी अनलाइक टर्म्स। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक टेबल दिया है, 15x का है x और -x/5 का भी वेरिएबल फैक्टर है x, तो ये दोनों होंगी लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कौन सी होगी? जैसे इसका वेरिएबल फैक्टर है x और -3xy का फैक्टर है x एंड y, तो ये होगी अनलाइक टर्म्स। इसकी लाइक टर्म कौन सी है? -3xy की लाइक टर्म है xy/3, क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल फैक्टर सेम है। और इस चैप्टर से आपका खैर ये वाला तो कम ही पूछा जाता है, लेकिन आपका वो कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के यूजेस पूछे जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, डेफिनेशन पूछी जाती है मेनली। एंड आपका हमेशा पूछा जाता है कि आप कौन सी एक्टिविटी को यूज़ करोगे, या एग्जाम्पल्स तो नंबर पैटर्न्स को यूज़ करते हो कि आप कैसे कॉन्स्टेंट और वेरिएबल को अपनी कोई भी क्लास में समझाओगे, बच्चों को पढ़ाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि जनरलाइजेशंस बताओ, वो भी वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है ऑलमोस्ट, अब तक देखा गया है। तो इसमें पहले हम कैसे लिखेंगे कि जनरलाइजेशंस क्या होते हैं, देन वेरिएबल्स, फिर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझा देंगे। जनरलाइजेशंस क्या होती है? जनरलाइजेशंस आर वेयर स्टूडेंट्स टेल अबाउट द पैटर्न दे सी इन द रिलेशनशिप ऑफ अ सर्टेन ग्रुप ऑफ नंबर्स। जनरलाइजेशन वो होती है जहाँ पे कि बच्चे पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, देन बताते हैं कि वहाँ पे कौन सा पैटर्न यूज़ हो रहा है, वो रिलेशन को ऑब्जर्व करते हैं बहुत से नंबर्स को, सर्टेन ग्रुप ऑफ नंबर्स को देखते हुए, और उससे ये भी पता चलता है कि हर एक पैटर्न हमेशा ट्रू होता है। तो ये जनरलाइजेशन होती है। वेरिएबल्स अभी बताया दिया कि कोई भी अल्फ़ाबेट या सिंबल जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, बट उसको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो वही अल्फ़ाबेट और सिंबल होगा वेरिएबल। इसको हम कैसे समझाएंगे? एग्जाम्पल हम देंगे कि हम एक रूल यूज़ कर रहे हैं x+3 पैटर्न्स के लिए। तो यहाँ पे ये पैटर्न है 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो x+3 चल रहा है, तो यहाँ पे x हमारा है प्लेस ऑफ नंबर, ठीक है। तो x हमारा वेरिएबल है, 3 हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे। अब हमें 7th टर्म निकालनी है और 10th टर्म निकालनी है, तो हम 7 में 3 को ऐड कर देंगे, और क्योंकि हमारा x है प्लेस ऑफ नंबर, तो यहाँ पे 7th प्लेस निकालनी है, इसलिए 7 + 3 = 10। 10th प्लेस निकालनी है तो 10 + 3 = 13। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 2, 1, 0, -1, -2, तो यहाँ पे x की वैल्यू वही है माइनस प्लेस ऑफ नंबर। 7th टर्म एंड 10th टर्म निकालनी है, रूल हम एक ही यूज़ कर रहे हैं x+3 डिफरेंट पैटर्न्स के लिए, तो यहाँ पे हमने ये सॉल्व आउट कर लेंगे। तो ये बच्चों ने जनरलाइज करके फिर किया। तो यहाँ पे ऐसे हमने ये एक और एग्जांपल दिया है कि रूल 2x का यूज़ कर रहे हैं जनरलाइजिंग करते हुए, तो यहाँ पे ये एक पैटर्न है, इस रूल को अब हम फॉलो करेंगे। 5th और 7th टर्म निकालनी है, तो ये आंसर्स हमारे आ रहे हैं। तो मतलब आप लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। और अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशंस मिले जब भी वीडियो अपलोड होती है, तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।